बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तनसर हुसैन तारड़ अपने एक दोस्त मोहम्मद सदीक का हकीकी किस्सा लिखते हैं कि एक दिन सदीक साहब खुशी खुशी घर में दाखिल हुए। फ़ौरन अपने बगल में दबाया हुआ बड़ा सा थैला निकाला और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अपने कमरे की जानिब जाने लगे। इनके चेहरे से खुशी फूट रही थी। कोई भी इनको देखता तो एक लम्हे को सोच में ज़रूर पड़ जाता कि हर वक्त फ़िक्र और अफसुर्दगी में डूबा हुआ सदीक साहब का चेहरा आखिर आज फूलों की तरह क्यों खिला हुआ है। ऐसा भी क्या हो गया जो सदीक साहब आज इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। यह खुशी सदीक साहब की दोनों बेटों से भी छुपी हुई नहीं थी। वो तो शायद इसी ताक में बैठे थे कि कब अब्बा घर आएं और वो इन पर हाथ साफ करें। सदीक साहब इस बात से अनजान थे कि इनके बेटे क्या खिचड़ी पकाए बैठे हैं। अपने ही ध्यान में घर में दाखिल हुए और फिर अपने इस थैले को उठाए कमरे में आए। अपनी बीवी परवीन को आवाज़ें देने लगे, परवीन कहाँ चली गई है, जल्दी आ, तुझे कुछ दिखाना है। मगर परवीन की कोई आवाज़ ना आई। इनके हिस्से में मौजूद 2 कमरे थे, बाकी सारा घर तो बंटवारे में जा चुका था। 2 बेटे थे और दोनों बेटों ने ही बाप की ज़िंदगी में अपने हिस्से अलग कर लिए थे। इतनी बड़ी खुली हवेली में अब दीवार बन चुकी थी। दोनों बेटों ने अपने अपने हिस्से का नया घर बना लिया और दरमियान में दीवारें बना लीं। माँ और बाप के लिए 2 कमरे छोड़ दिए थे। इंतहाई तंग जगह होने के बाइस दोनों का दम घुटने लगता। इनके मकान पुराने तर्ज के छोटे छतों वाले थे, जबकि बेटों ने नई तर्ज के मकान बनाए और ऊंची ऊंची दीवारें रखी, जिसकी वजह से ताज़ा हवा का गुजर भी इनके हिस्से से होना मुहाल हो चुका था। मगर धीरे धीरे इस तंगी के आदी हो चुके थे। सदीक साहब ने जब देखा तो इस थैले को वहीं रखे हुए एक बार फिर दूसरे कमरे में आए। क्या देखते हैं कि इनकी बीवी परवीन जाए नमाज बिछाए अपने तख्त पर बैठी हुई नमाज पढ़ रही है। तो सदीक साहब समझ गए। फौरन वहीं से बोलकर कहने लगे, नमाज पढ़कर जल्दी आना, तुझसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। नमाज का वक्त हो चुका है, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तू घर में ही रहना, ये ना हो कि इधर उधर मोहल्ले में निकल जाए। सदीक साहब खुशी खुशी वापस पलटे और इस थैले को उठाकर अपने ट्रंक में रख दिया और फिर इस कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर नमाज अदा करने के लिए चले गए। वहां पहुंचे तो हसास बसास चेहरा था। असर की नमाज पढ़कर वापस घर आ रहे थे कि देखा कि इनके दोनों बेटे इनके घर से निकलकर बाहर आ रहे हैं। दोनों बेटों को घर से निकलते देखा तो चेहरे पर फिर एक बार मुस्कुराहट फैली। तेज तेज कदम उठाकर बेटों तक पहुंचे और कहने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो, आओ बैठो, मेरे साथ बातें करो, मैं बस अभी नमाज पढ़ कर आया हूँ। मगर दोनों बेटे फौरन ही कहने लगे कि आपने आने में देर कर दी, हम तो कितनी देर से माँ के पास बैठे बातें कर रहे थे, बस कुछ काम के लिए जाना है तो चलते हैं। सदीक साहब ने भी मजीद इसरार ना किया। आखिर बेटे इतने अच्छे होते तो बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर घर में दीवारें ही ना बनाते। सदीक साहब घर के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने नोट किया था कि इनके बेटे थोड़े घबरा रहे थे। ऐसे लगता था जैसे सदीक साहब को देखकर इनके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे हों, मगर वो ज़रा ध्यान ना दे पाए। जब अंदर आए तो इनकी बीवी नमाज पढ़कर फारग हो चुकी थी। कहने लगी कि क्या बात है, आप क्यों आवाज़ दे रहे थे। सदीक साहब ने आसपास देखा और फिर बीवी को अपने पास बिठाते हुए कहने लगे कि मुझे आज सारे रिटायरमेंट के पैसे मिल गए हैं, मैं अभी वही लेकर आया था। मैं तो ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि अब हमें बेटों के मुंह नहीं देखना पड़ेंगे, हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। परवीन ने जब ये सुना तो फौरन खुदा का शुक्र अदा करने लगी। आखिर इन पैसों के लिए इन्होंने बहुत भाग दौड़ की थी, अब जाकर वो पैसे मिल चुके थे। सदीक साहब कहने लगे कि ठीक है, इन पैसों से कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लेंगे। बेटों से तो ज़रा भी उम्मीद नहीं है कि वो हमारा खर्च उठा सकेंगे। मगर वो इस बात से अनजान कि इनके सारे ख्वाब धरे के धरे ही रह जाएंगे। सदीक ने जो ही ट्रंक खोलकर इससे थैला निकालना चाहा तो इसे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि ट्रंक में थैला मौजूद ही न था। इसने सारे कपड़े बाहर निकाल कर फेंक दिए, मगर इसे पैसों का थैला बरामद ना हुआ। सदीक साहब कहने लगे कि परवीन, मैंने इस ट्रंक में ही वो सफ़ेद थैला रखा था, आखिर कहाँ गया। परवीन भी परेशान सी हो चुकी थी। फौरन दोनों मियाँ बीवी पैसों को ढूंढने लगे। परवीन कहने लगी कि हो सकता है आपने कहीं और रखे हों और अब याद ना आ रहा हो,
मगर सदीक साहब कहने लगे कि मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मैंने ये ट्रंक में ही रखे थे और फिर नमाज अदा करने के लिए चला गया था, मगर वहाँ पर 1 रुपया भी मौजूद नहीं था। तभी दिमाग पर जोर डालने से सदीक साहब के कानों में घंटियां सी बजने लगी। वो फौरन परवीन से कहने लगे कि अभी अभी अनवर और असगर आए थे, कहीं इन्होंने तो वो पैसे नहीं उठा लिए। परवीन ने ये बात सुनी तो फौरन झड़क दिया और कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सदीक साहब कहने लगे कि जब वो घर में दाखिल हुए थे तो तुम इस कमरे में मौजूद थी। तो परवीन कहने लगी कि नहीं, मैं नमाज पढ़ रही थी, आपके आने से 1-2 मिनट पहले ही मैं नमाज पढ़कर उठी थी। जब कमरे में आई तो दोनों बैठे थे, मुझे देखकर बौखला से गए, फिर कहने लगे कि यूं ही आपसे मिलने आए थे। खड़े खड़े ही मुझसे सलाम दुआ की और वापस चले गए। सदीक साहब का दिमाग तो सुन्न हो चुका था, वो सर पकड़ कर बैठ चुके थे। हो ना हो ये वारदात इनके बेटों ने ही की थी। सदीक साहब फौरन उठे और अपने बेटों के घर चले आए। खुशकिस्मती से इनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जो ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर वो चौंक उठे थे। इनके दोनों बेटे कमरे में बैठे इसी सफ़ेद थैले से पैसे निकाल कर गिन रहे थे और हंस रहे थे। बड़ा बेटा अनवर कह रहा था कि देख, मैं बड़ा हूँ, इसलिए ये 1 लाख मैं खुद रखूँगा, जबकि छोटा बेटा कह रहा था कि अब्बा के लिए दोनों बेटे बराबर हैं, तो इस 1 लाख का भी 50-50 हज़ार करेंगे। सदीक साहब ने जब ये मंजर देखा तो इन्हें शदीद सदमा पहुंचा था और बाप को खड़ा देखा तो वो हुड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। सदीक साहब गुस्से से आगे बढ़े और कहने लगे, किसकी इजाज़त से तुम लोग पैसे यहाँ लेकर आए हो? आखिर किसने तुम लोगों को ये इजाज़त दी कि ये पैसे लेकर जाओ? दोनों बेटे पहले तो बुखलाए, फिर कहने लगे ये हमारे पैसे हैं इसलिए हमने ले लिए। सदीक साहब गुस्से से आगे बढ़े और अपने पैसे उठाने लगे, कहने लगे कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, अपना सब कुछ तुम दोनों पर लुटा चुका हूँ, मगर अब ये पैसे बिल्कुल भी तुम्हें नहीं दूंगा, इस पर मेरा और मेरी बीवी का हक है। मगर दोनों बेटों ने फौरन बाप को धक्का दे दिया और बोले कि खबरदार, इन पैसों को हाथ भी लगाया तो ये पैसे हमारे हैं, हमें ज़रूरत है, आपका खर्चा उठा तो रहे हैं। इन्होंने धक्के मारकर बाप को अपने घर से निकाल दिया था। सदीक साहब मारे सदमे के अपने बच्चों का चेहरा देख रहा था, कहने लगा कि लानत है तुम जैसी औलाद पर, क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम लोगों को, और तुम लोग इस उम्र में आकर मेरे साथ ये सब कर रहे हो, शर्म नहीं आती? फौरन बड़ा बेटा अनवर बोला, जा अब्बा जा, सारी दुनिया ही अपनी औलाद का खर्च उठाती है, पालती पोसती है, तूने कोई वखरा काम नहीं किया, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे बेटे इन पैसों से कारोबार करेंगे, मगर तू फिर भी पैसे लेने चला आया। बेटों की बदतमीजी देखकर सदीक की आंखें मजीद खुली थी। न जाने हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो तुम जैसी औलाद हमारे हिस्से में आई। सदीक साहब खाली हाथ घर वापस चले आए। बीवी ने इनकी हालत देखी तो समझ गई कि एक बार फिर बेटों ने बाप को जलील करके घर से निकाल दिया है। परवीन की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले थे और एक ठंडी सांस खारिज करके इसने बाईं जानिब बने हुए मकान को देखा था जो इनके दोनों बेटों का था, जहां वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों बेटों का कहना था कि वो इन पैसों से नया कारोबार शुरू करेंगे, मगर इन दोनों ने उधार ही इतना उठा रखा था कि वो आधे से ज्यादा पैसे उधार वापस देने में लगा चुके थे। सदीक साहब तो इस बात को दिल से लगाए चारपाई पर लग चुके थे, जबकि परवीन इनसे कहने लगी कि अगर इतना ही सोचते रहोगे तो मरीज बन जाओगे। मेरा भी तो सोचो, आखिर मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कौन है? 2 बच्चे पैदा किए, मुश्किल वक्त में भी इनको कभी गर्म हवा का झोंका तक नहीं लगने दिया, खुद भूखे रहे मगर बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। यही सोचते रहे कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर इन्हें बड़ा अफसर बनाएंगे ताकि ये सारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। मगर आज देखें क्या हो चुका है, हम दोनों फिर भी अकेले रह चुके हैं। पराए घर की आई लड़कियों ने तो हमारे बेटों को हमसे दूर करके रख दिया है। रिटायरमेंट फंड मिलने के बाद जो पहले बच्चे थोड़ा बहुत माँ बाप को खर्चा दे दिया करते थे वो देना भी बंद कर दिया। जब सारा राशन ख़त्म हो गया तो परवीन एक रोज़ अपने बड़े बेटे अनवर के घर गई। क्या देखा कि इसकी बहू ने कई किस्म के फल काट कर रखे हुए हैं, खुद भी खा रही है, अपने बच्चों को भी खिला रही है और बचा हुआ फ्रूट मुलाजमा को देकर कह रही है, ये लो घर ले जाना,
बच्चों को दे देना। परवीन ने यह मंजर देखा तो एक लंबी आह भरी, क्योंकि मुद्दतें हुई थीं, फ्रूट का जायका भी ना चखा था। वो बहू के पास आई तो बेटा भी वहीं पर आ गया। कहने लगी कि हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है, इस महीने तुम लोगों ने पैसे भी नहीं दिए। अगर राशन नहीं डलवाना तो पैसे ही दे दो, कम से कम राशन तो डलवाया जा सके। मगर बड़ा बेटा फौरन बोल उठा के इस माह की तो कुछ खास आमदनी नहीं हुई, अबू के पास पैसे होंगे, आप इनसे अपना खर्च चला लें। मगर परवीन कहने लगी कि इनकी पेंशन में अभी कुछ वक्त लग रहा है, तुम लोग तो इतना कमाते हो कि हमें राशन भी नहीं डाल कर दे सकते। तो बड़ा बेटा फौरन उखड़ कर कहने लगा, अम्मी एक दफ़ा कह दिया है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो नहीं है, मैं अपने बाल बच्चों और बीवी के खर्चे पूरे करूं या आप लोगों का भी खर्च उठाता फिरूं। परवीन की अच्छी खासी तजलील हो चुकी थी। वो आंखों से आंसू साफ करते हुए घर चली आई। घर आकर जब ये बात सदीक साहब को बताई तो सदीक साहब बीवी से कहने लगे कि क्यों ना इस मोहल्ले में छोटी सी दुकान बना ली जाए, रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें रखेंगे, अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी। 2 वक्त के खाने के पैसे बन गए तो वो भी हम बूढ़े और बूढ़ी के लिए बहुत हैं। परवीन सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी कि पैसों की फिक्र मत करें, मेरे पास एक जोड़ी कांटे और एक चेन है, आप वो बेचकर दुकान शुरू करें। जब सदीक ने यह सुना तो कहने लगा कि नहीं, मैं कर्जा ले लूंगा, तुम्हारे ये सोने के कांटे और चेन हरगिज नहीं बेचूंगा। मगर परवीन ने सदीक साहब के हाथ पर सोने के कांटे और चेन रख दी और कहने लगी कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, बेटे बहू अपने घर वाले हैं, मुझे इन सब की क्या ज़रूरत है। सदीक साहब पहले तो मना करते रहे, मगर फिर अपनी बीवी की बात मानकर वो बेचकर अपने मोहल्ले में एक दुकान बना डाली और इस पर चीज़ें बेचने लगे। मोहल्ले वालों में सदीक साहब की बड़ी ही इज्जत थी, सब इनकी बहुत इज्जत करते थे। जब खबर मिली कि सदीक साहब ने मोहल्ले में दुकान बनाई है तो वो इनसे ही सामान लेने लगे और वो अपनी बीवी के साथ अच्छा गुजर बसर करने लगे। इनकी बीवी भी बहुत खुश थी। सदीक साहब कहने लगे कि अगर मेरी अच्छी कमाई होगी तो साल के अंदर अंदर ही तुझे पैसे जोड़कर एक बार फिर कांटे और चेन बना कर दूंगा। जब बेटों को पता चला कि बाप ने और कारोबार शुरू कर लिया है और अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगे हैं तो इनके माथे पर बल पड़ गए। वो अपने बाप से हसद करने लगे थे। लालची और काहिल तो थे ही, आज तक कोई काम ना कर सके थे। जो भी कारोबार बाप ने लगाया 2-3 माह बाद छोड़ देते और यूं अभी तक बाप के पैसों पर ही ऐश कर रहे थे। जब इनकी शादी की उम्र हुई थी तो दोनों भाइयों ने सदीक साहब से कहा था कि हमें अलग अलग घर बना कर दें, हम इस घर में नहीं रहेंगे। सदीक साहब ने जो जमा पूंजी कर रखी थी इससे दोनों बेटों के लिए अलग घर बनाए, इनकी शादियां करवा दी। मगर शादी के बाद दोनों बेटे बिल्कुल ही अपनी बीवियों के होकर रह गए। इन्होंने अपना अलग अलग हिस्सों में बसेरा कर लिया और माँ बाप से बिल्कुल कता ताल्लुक कर लिया, यहाँ तक कि दरमियान में दीवारें बना ली। और अब जब रिटायरमेंट के पैसे भी खत्म हो गए और घर में राशन भी खत्म होने लगा तो दोनों बेटे मुंह उठाए बाप की दुकान पर चले आए। बेटों को दुकान पर देखा तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई कि हो सकता है कि बेटे बाप की कमाई देखने कुछ मीठे बोल बोलने आए हों, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बेटे आए, इन्होंने घर का सौदा सलफ लिया और बगैर पैसे दिए वहां से चले गए। कहने लगे कि अगली दफा जब सौदा लेकर जाएंगे तो एक साथ ही पैसे दे देंगे। ये तो फिर इनका हर हफ्ते का मामूल बन गया। वो लोग आते और दुकान से सौदा सलफ ले जाते, मगर पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी देकर न जाते। सदीक साहब पहले तो खामोश रहा, मगर जब तीसरी बार बेटे दुकान से सौदा सलफ लेने आए तो सौदा देने से पहले सदीक साहब कहने लगे कि मुझे पहले पैसे दो, 2 दफा के पैसे भी तुम लोगों ने नहीं दिए। मैंने दुकान में मजीद सौदा डालना है, सामान खत्म होता जा रहा है, तुम लोग पैसे दोगे तो मैं आज नया सौदा लेकर आऊंगा। इस वक्त वहां पर मोहल्ले के 2-3 और शख्स भी मौजूद थे। सदीक के दोनों बेटे कहने लगे कि चाचा जी, आपने देख लिया, बाप ऐसे होते हैं। हमारे बाप ने दुकान बना ली है, मगर देखें तो सही, अपने ही बेटों से सौदे के पैसे मांग रहे हैं। क्या आप भी अपने बेटों के साथ ऐसा करते हैं? वो शख्स फौरन कहने लगा कि नहीं नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने कभी बेटों से पैसे नहीं लिए हैं, बल्कि घर का पूरा खर्च मिलजुल कर उठाते हैं। सदीक साहब ने यह सुना तो कहने लगे, मेरे बेटों ने मुझसे सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं,
शादी के बाद से ही अपनी हांडी रोटी अलग कर ली है। अगर ये सौदा लेकर जाना चाहते हैं तो फिर इन्हें पैसे भी देने चाहिए जिससे मेरी दुकान आगे बढ़ सके। मगर दोनों बेटे मुफ्त में ये सामान लेकर वहां से जा चुके थे। कुछ दिन गुजरे, दोनों ने एक नया हरबा अपना लिया। जैसे ही नमाज का वक़्त होता तो सदीक साहब नमाज अदा करने के लिए दुकान से जाते तो सामने दूध वाले को कह जाते कि मेरी दुकान का ध्यान रखना, मैं जल्दी से नमाज पढ़ कर आता हूँ। इनके जाते ही कभी बड़ा तो कभी छोटा बेटा दुकान में आ जाता। दूध वाला इन्हें देखता तो मुतमईन हो जाता कि इनका अपना बेटा रखवाली के लिए आ गया है। मगर इन्हें कहाँ खबर थी कि इनके बेटे तो बाप के ही दुश्मन बन बैठे हैं, बाप का खसारा करना चाहते हैं। वो दुकान में मौजूद दराज से कुछ पैसे निकाल कर ले जाते। एक बार ऐसा हुआ, फिर 2 बार हुआ तो सदीक को पैसे कम लगने लगे, मगर धीरे धीरे तो सारे पैसे ही गायब होने लगे। लिहाजा सदीक को दूध वाले पर शक हुआ कि वही पैसे निकालता होगा। एक बार तो वो दूध वाले से लड़ भी पड़े, मगर वो कहने लगे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे यहाँ आते हैं और मैं मुतमईन होकर अंदर आ जाता हूँ। इसके बाद क्या होता है मुझे कहाँ खबर। यूं सदीक साहब जान चुके थे कि ये सब एक बार फिर इनके बेटे ही कर रहे हैं। वो दुकान तो बिल्कुल खाली होकर रह चुकी थी। जो थोड़ा बहुत सामान था वही बेचकर बामुश्किल एक वक्त के खाने के पैसे बनने लगे। घर में राशन तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह चुका था। परवीन अलग परेशान थी। 1-2 बार बेटों के पास भी गई और जाकर कहा कुछ पैसे दें ताकि दुकान पर सामान डाला जा सके। मगर बेटे कहने लगे कि हम कहाँ से पैसे दें, क्या हमसे पूछकर अब्बा ने दुकान बनाई थी, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। सदीक ने कितनी बार बेटों से कहा कि तुम लोग छुप कर मेरी दुकान से पैसे चुराते रहे हो, जो सौदा सलफ के पैसे लेकर गए हो वही लौटा दो। मगर दोनों बेटे हरगिज न माने, उल्टा माँ बाप को गालम गलोच देने लगे, धक्के देकर घर से निकाल दिया। दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत सामान था वो बेचकर इन पैसों से इन्होंने अपने लिए कुछ खाना खरीदा। अब तो ये नौबत आ चुकी थी कि दुकान में 1 रुपए की चीज भी मौजूद ना रही थी। अगले ही रोज सदीक ने अपनी दुकान को बंद कर दिया। लोग सुबह सुबह इनके पास सौदा सलफ लेने आए तो दुकान को बंद देखा। इनके बेटों ने भी माँ बाप का खूब मजाक उड़ाया कि अच्छा हुआ अब्बा की दुकान बंद हो गई, वरना बड़े इतराते फिरते थे, मैं कमाई कर रहा हूँ और बेटे अनाड़ी हैं। इन्होंने तो 1 हफ्ते तक अपने माँ बाप के घर की तरफ मुंह भी ना किया था, जो पता चल सके कि आखिर माँ बाप हैं कहाँ। जब 1-1.5 हफ्ते तक दुकान बंद रही तो लोग आकर अनवर और असगर से कहने लगे कि हमें ये दुकान किराए पर चाहिए, हम इसका किराया देंगे। अनवर असगर तो थे ही लालची, फौरन मान गए। घर आकर जब बाप से दुकान की चाबी लेना चाही तो घर खाली पड़ा था। घर में माँ बाप मौजूद न थे। अनवर कहने लगा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम दुकान का ताला तोड़कर नया ताला लगा देंगे। वो लोग दुकान पर चले आए। दुकान पर आकर जो ही दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा अंदर से बंद था। इन्हें हैरत हुई थी कि आखिर ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो सकता है। जब लोगों ने मिलकर इस दरवाजे को खोला तो अंदर का मंजर देखकर इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। सदीक साहब और इनकी बीवी परवीन वहीं दुकान में जमीन पर पड़े थे। बच्चे इनके पास आए और देखने लगे। मोहल्ले वालों ने जब ये देखा तो हाथ लगाने से मना कर दिया और पुलिस को इतला दे दी। पुलिस आई तो तब दोनों के वजूद को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इस बात की तस्दीक कर दी गई कि 3 रोज पहले ही इन दोनों की मौत वाक़ई हो चुकी है और दोनों की मौत ही भूखे रहने की वजह से हुई है। सदीक साहब का तो हार्ट फेल हुआ था, जबकि परवीन की तो दिमाग की नसें फटी थी। बच्चों ने जब ये देखा तो एक पल को लर्ज कर रह गए थे। इनके माँ बाप 3 दिन से मरे हुए थे। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके थे। हर कोई बेटों से सवाल कर रहा था कि तुम लोग इतने अनजान कैसे रहे, तुम्हारे माँ बाप लावारसों की तरह दुकान में मरे रहे और तुम लोगों ने देखा भी नहीं। बेटे खामोश रहे। आखिर क्या कहते कि इन्होंने अपने माँ बाप से हर ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया था। फिर इन्होंने अपने माँ बाप को दफना दिया। लोग कुछ दिन ताज़ियत के लिए आते रहे, फिर सभी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। दुकानदारों ने फिर आकर इस दुकान को किराए पर लेना चाहा। अनवर और असगर ने तो वो दुकान किराए पर दे दी। मगर हैरत की बात तो ये थी कि कोई भी दुकानदार इस दुकान में 1 हफ्ते से ज़्यादा टिक ही नहीं सकता था। कहता था कि बड़ी ही अजीब दुकान है, 1 रुपए की भी सेल नहीं होती, उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा तो इस बात से
कोई दुकान में ना आता कि ये दुकान मनहूस है, इसमें प्यारे सदीक साहब और इनकी बीवी की लाश मिली थी। अनवर और असगर ने इस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया और अपने माँ बाप के घर को किराए पर चढ़ा दिया, मगर कोई भी इस मकान में ज्यादा देर तक ना रह सकता। दिन ब दिन इनकी हालात बदलने लगी। जब गुजारा मुश्किल हो गया तो इन्होंने अपने घर का कुछ हिस्सा बेच दिया। वो पैसे भी खत्म होते जा रहे थे तो मजीद कर्ज उठाकर कारोबार करने का सोचते रहे, मगर किसी में भी इन्हें कामयाबी नहीं हुई थी। बीवी अलग झगड़ा करती रही और बच्चे अलग बुरे आदाब में मुलव्वस हो चुके थे। वो तो कुछ सालों में पागल होकर रह चुके थे। औलाद को समझाते तो वो इनको गालियां तक देने से न कतराते। अनवर और असगर तो पागल होते जा रहे थे। अब इन्हें एहसास हो रहा था कि इन्होंने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया। जो कुछ वो अपने बाप से करते आए थे आज इनके साथ वही हो रहा था। दोनों को अजीबो गरीब सी बीमारी लग चुकी थी। हर वक्त जिस्म में सुइयां चुभती रहती और खुद को खारिज करते रहती। डॉक्टरों से चेकअप करवाया था मगर आराम ना आया था। वो सुइयां इस कदर तेजी से चुभती कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती और अपने जिस्म को ऐसे नोचते कि जख्म हो जाया करते। मोहल्ले वालों का कहना है कि 10 साल बाद दोनों यके बाद दीगरे मर चुके थे। इनकी बीवियां बच्चों को लेकर न जाने कहां चली गईं और सदीक साहब और परवीन बीबी का घर यूं ही वीरान पड़ा रहा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ लिखते हैं कि कोई भी शख्स उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों न हो, उसे मकाफाते अमल की चक्की को जरूर याद रखना चाहिए कि आज जो वो बीज बो रहा है कल को वही काटेगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप गंदम का बीज बोएं और चना की फसल काटें, नामुमकिन। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।